नमस्कार, वक्त हो चुका है आज के मुद्दे का और आज के मुद्दे में मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। आज का मुद्दा कांग्रेस को लॉकडाउन से परेशानी क्यों हो रही है। ये सवाल इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि कांग्रेस नेता अजय माकन ने सरकार पर तंज कसते हुए पूछा कि आखिर कोरोना के बारे में स्वास्थ्य विभाग, एम्स या नीति आयोग में किसकी बात पर भरोसा किया जाए। इससे पहले कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी लॉकडाउन के भविष्य के बारे में सवाल उठा चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस कोरोना को काबू करने के लिए दुनिया भर में अब तक केवल लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग को ही कारगर हथियार माना जा रहा है, उसी लॉकडाउन से कांग्रेस को क्यों परेशानी है। सरकार से पूछना चाहते हैं कि हम भारत सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल साहब की बात माने जो कहते हैं पीक होगा ही नहीं, डॉक्टर गुलेरिया की बात माने जो कहते हैं कि पीक जून जुलाई में जाकर के होगा, या डॉक्टर वीके पॉल की बात माने जो कहते हैं, जिन्होंने कहा था कि 16 मई को पीक होगा, या मोदी जी आपके ऊपर हम भरोसा करें जो आपने कहा था 24 मार्च को कि 21 दिन के बाद में हम कोरोना को हम हरा देंगे। महाभारत का युद्ध तो हम लोगों ने 18 दिन में जीत लिया। तो आज हमारे देश में सबसे बड़ी दिक्कत यह है इस असमंजस की स्थिति में जहां भारत सरकार को ही में ही कंफ्यूजन है। इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं और साथ ही साथ हमारे सहयोगी भी इस वक्त हैं। हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी रवि सिंह इस वक्त हैं, बीजेपी से मनोज यादव हमारे साथ हैं और कांग्रेस से सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ हैं। उसी के साथ साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर अविनाश भी हमारे साथ होंगे। लेकिन उनसे हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर पीएम केयर्स फंड में दान में मिली राशि को लेकर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से पीएम केयर्स फंड के पैसे का ऑडिट करने की मांग की है। तो यानी कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है, तो ऐसे में बीजेपी भी पलटवार कर रही है। बीजेपी की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए। राहुल गांधी अजय माकन के जरिए क्या बयान दिलवा रहे हैं? प्रधानमंत्री का बयान दिखाकर, लव अग्रवाल और कई डॉक्टर का बयान दिखाकर ये कह रहे हैं कि कोरोना से भारत नहीं लड़ रहा है, पूरा भारत इकट्ठा है कोरोना के खिलाफ। और अगर नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन नहीं किया होता टाइम पे और इतनी सख्ती नहीं की होती तो आज कोरोना के मरीज इतनी बड़ी तादाद में होते कि उसको सोच कर डर लगता है। तो राहुल जी को बयानबाजी के अलावा और कोई काम है कि नहीं? उनको इस तरह की बयानबाजी नहीं करानी चाहिए। हमारे साथ कांग्रेस से सुरेंद्र राजपूत जी हैं। राजपूत जी, सबसे पहले आपसे ही सवाल मेरा होगा, लॉकडाउन से आखिरकार कांग्रेस क्यों परेशान है? ऐसा क्या विकल्प आप सोच रहे हैं? क्योंकि ये भी बयान कांग्रेस की तरफ से आया कि हमारे पास और बेहतर विकल्प है, अगर हम सरकार में होते तो हमारी कुछ स्थिति और अलग होती। आपके पास क्या स्ट्रेटेजी होती अगर आप सरकार में होते? तो आप सरकार में लाइए अर्चिता, हम आपको स्ट्रेटजी भी बताएंगे और स्ट्रेटजी हम लगातार सरकार को बता रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, इस वक्त जब अगर आपके पास वाकई कोई स्ट्रैटेजी है तो आप ये यहां पर बात करेंगे कि पहले आप सरकार में लाइए तब हम अपनी स्ट्रैटेजी बताएंगे। देश को आप नहीं बता सकते कि इस वक्त स्थिति पर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, सत्ता पे आने पर ही आप ये कर पाएंगे। अर्चिता, अब मेरे आपसे एक निवेदन है कि आप जो सवाल पूछे मुझे बता दीजिए कि इतना समय आपके पास है, निर्बाध रूप से उसका मैं जवाब उतनी देर में दे दूं। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरीके से बीच में, अरे भाई हमारी बात सुनिए, आप कुछ चीजें तय करके मत आया करिए। आप अगर बीच में कुछ चीजें आप तय करके मत आया कीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी, मैंने आपसे साधारण सा यही सवाल पूछा और बिना राजनीति से प्रेरित सवाल पूछा। मैंने आपसे ये पूछा कि भाई क्या स्ट्रेटेजी कांग्रेस की होती अगर कांग्रेस सत्ता में होती? क्योंकि अच्छा है, हो सकता है कि केंद्र सरकार की रणनीतियां अच्छी नहीं है, कांग्रेस की अच्छी हो सकती थी, आप शेयर कर सकते हैं। इस वक्त देश को सारी स्ट्रेटेजी पर ध्यान देने की जरूरत है। आप ये कह रहे हैं हम सत्ता पे होंगे तभी हम बताएंगे, आप गलत बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको टोका है। आप अब कृपया करके बीच में मत टोकिएगा। मैं आपको 30 सेकंड दूंगी सुरेंद्र राजपूत जी, इस वक्त आप कुछ गलत बोलेंगे तो माफ कीजिएगा, मैं फिर से आपको टोकूंगी। ये 30 सेकंड मुझे स्ट्रेटेजी बताइए कि कांग्रेस के पास क्या स्ट्रेटेजी है। ठीक है जी, तीन बातें बड़ी स्पष्ट है। नंबर 1, क्या प्रधानमंत्री से सवाल पूछा जाना गलत है लोकतंत्र में?
नंबर 2, अगर प्रधानमंत्री अभिभावक है हमारे, उन्होंने हमसे कहा था कि हमें 21 दिन में हम कोरोना की जंग को इस तरीके से जीत लेंगे महाभारत के बाद, तो क्या ये पूछा जाना गलत है? और क्या ये 3 चीजें पूछी जानी गलत है कि सरकार का एक अंग यानी प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं, सरकार का दूसरा अंग यानी गुलेरिया साहब कुछ कह रहे हैं, और सरकार के तीसरे अंग लव अग्रवाल कुछ कह रहे हैं? और इसके बाद अगर आप सीडब्ल्यूसी के सारे लेटर देखें, श्री राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें और श्रीमती सोनिया गांधी जी के सारे लेटर देखें, तो हमने सारी की सारी स्ट्रेटजी आपके सामने रखी है। हमने ये कहा कि कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं है, हम सरकार के साथ में हैं, सरकार की सतर्कता से की नीतियों के साथ में है, लेकिन सरकार की सतर्कता की नीतियों के साथ साथ में हमें जो है अपने मजदूरों को जिस वक्त रोकना चाहिए था उस वक्त हम भगा रहे हैं, और जिस वक्त क्या नाम उनको घर भेजना चाहिए था उस वक्त हम रोक रहे हैं। आज की डेट में मजदूरों के ऊपर स्पेशल पैकेज दिए जाने की आवश्यकता है, उद्योगों को तुरंत स्पेशल पैकेज दिए जाने की आवश्यकता है, और कोरोना का जो फेटेलिटी रेट है वो 1% से कम है, इसलिए हमें अपने बीमारों को, हमें मरीजों को रोके जाने की आवश्यकता है और बाकी लोगों को छोड़े जाने की आवश्यकता है काम करने के लिए। तो ये सारी की सारी स्ट्रेटजी अगर सरकार को नहीं समझ में आ रही है तो सरकार, हम क्या कर सकते हैं? हम तो लगातार उनके सामने सुझाव दर सुझाव रख रहे हैं, बगैर राजनीति के सुझाव रख रहे हैं, और वो सरकार न मान करके आपके 30 सेकंड से बहुत ज्यादा आपने बोल लिया। अब मेरा सवाल बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। सुरेंद्र राजपूत जी, आपने जितनी बातें इसमें गिनाई, मुझे कहीं भी स्ट्रैटेजी नजर नहीं आई। हमारे जो व्यूअर्स देख रहे होंगे उनको भी ये नहीं समझ में आया कि कांग्रेस की रणनीति कोरोना से लड़ने के लिए क्या होनी चाहिए। आप पहली बात ये कह रहे हैं कि मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, सारी बातें आपने राजनीति वाली ही की। मैं आपसे सिंपल, आप शायद मेरा सवाल नहीं समझ पाए, मैं सिंपल पूछ रही हूं, क्योंकि देखिए सवाल उठाना विपक्ष का काम है, वो आप उठा रहे हैं, मैं उसमें सवाल ही नहीं उठा रही। बहुत जरूरी है सवाल पूछना सरकार से, और आप पूछ रहे हैं, वो अच्छा है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद क्या, ठीक है, लेकिन आप लॉकडाउन पर जो सवाल उठा रहे हैं, अगर कांग्रेस होती तो क्या लॉकडाउन नहीं करती? क्या ऐसी चीजें कांग्रेस की पार्टी करती अगर वो सरकार में होती जिससे कोरोना से बेहतर तरीके से लड़ा जा सकता? क्योंकि आप ही के नेता कह रहे हैं हमारे पास स्ट्रैटेजी है, मैं वो स्ट्रैटेजी जानना चाह रही हूं। उन्होंने क्या किया, नहीं किया, वो बेकार काम कर रहे हैं, मुझे नहीं जानना, मुझे कांग्रेस की स्ट्रैटेजी जाननी है। चलिए, आपकी इस बात का भी देखिए, सबसे पहली चीज तो आप लोगों ने ये घोषित कर दिया है कि सुरेंद्र राजपूत मंदबुद्धि हैं। सुरेंद्र राजपूत मंदबुद्धि नहीं है, आप लोगों की समझ में फेर हो सकती है। अब हम आपके इस सवाल का भी जवाब दे देते हैं। अब आपने जो बात कही, अगर कांग्रेस होती, आपने काल्पनिक सवाल किया तो हम उसका पूरा जवाब दे रहे हैं। कांग्रेस होती तो ये स्ट्रेटेजिक लॉकडाउन होता। स्ट्रेटेजिक लॉकडाउन में हम अपने बीमारों को पहले बचाते, जो स्टेज 2 के बीमार हैं उनको हम आइसोलेट करते, 20 साल से नीचे के बच्चों को आइसोलेट करते, 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को आइसोलेट करते, और बाकी सब लोगों को सतर्कता के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, जिस तरीके से सरकार ने किया है, उनको काम करने की इजाजत देते। और जिन मजदूरों के हमें कारखाने बंद करने होते, उन मजदूरों को डे फर्स्ट में लॉकडाउन के पहले दिन हम लोग उनके घर पहुंचाते और आज की डेट में उन मजदूरों को वापस ला रहे होते। ये हमारी सीधी की सीधी रणनीति होती, जिससे हमारा जान भी बचती और हमारा जहान भी बचता, और कहीं ना कहीं हमारे उद्योग धंधों के आपने बता दिया जिससे कि मंदबुद्धि की कई बात नहीं, आपने बहुत अच्छी तरीके बताए। जरा पूछ लेते हैं मनोज यादव जी, इन स्ट्रेटेजीज पे काम ही नहीं कर रहे थे आप? आइसोलेशन हो ही नहीं रहा, यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की बात ही नहीं कर रहे हैं आप लोग। देखिए, जो हमारे मित्र सुरेंद्र राजपूत जी है, हमें बहुत उम्मीद थी कांग्रेस सबसे पुरानी, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, वो एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाती। चूंकि कोरोना महामारी है, इसमें मानवता को बचाना ही सबसे पहली प्राथमिकता है हमारी। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि बार बार कांग्रेस केवल सियासत कर रही है, सियासत के अलावा कुछ नहीं कर रही है। पहली बात मैं बता देना चाहता हूं इनको कि कोरोना महामारी के सामने जहां विश्व की सुपर पावर ने अपने घुटने टेक दिए हैं, वहां हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ की वजह से आज हमारे मामले बहुत कम है, और हमारी मौतों की संख्या को भी अगर देखें तो बहुत कम है। ये 135 देश करोड़ वासियों की सूझबूझ और सहभागिता का नतीजा है। मेरा एक प्रश्न यह है कि क्या ये चाहते हैं कि जिस तरह की ढील इटली में दी गई थी सोनिया गांधी जी के मायके में, क्या उस तरह का हश्र बनाना चाहते हैं क्या इस देश का?
और कांग्रेस जो स्ट्रेटजी की बात कर रही है, भारत सरकार ने वो सारे कदम उठाए हैं, पूरा विश्व समुदाय भारत सरकार की प्रशंसा कर रहा है, नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन क्या करें कि इनके पेट में इसलिए दर्द हो रहा है कि कहीं नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़े नेता के रूप में ना उभर जाए। मनोज यादव जी, क्या आप ये मानेंगे कि सरकार के तौर पर कहीं कोई खामियां रह गई क्योंकि मजदूरों के लिए जो कदम और पहले उठा लेने चाहिए वो शायद नहीं उठे, या अर्थव्यवस्था किस तरीके से बदल रही है उसको लेकर लॉकडाउन के बाद? देखिए, सवाल जो सोनिया गांधी पूछ रही है कि 17 मई के बाद क्या स्थिति रहेगी, उनका सवाल वाजिब है कि स्थिति क्या रहने वाली है आगे भविष्य में, किस तरीके के आप आंकड़ों पर या किस तरीके से इसको एनालाइज कर रहे हैं। बहुत जरूरी है कि जो भी विपक्ष हो और देश के सामने ये क्लियर करना चाहिए। मनोज यादव जी देखिए, मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ऐसे कोई भी आंकड़े नहीं छुपाए गए हैं और भारत सरकार बहुत संजीदगी के साथ काम कर रही है। अभी तीसरे लॉकडाउन में हमने बहुत सारे क्षेत्रों में छूट दी है और निश्चित रूप से जल्द एमएसएमई सेक्टर को भी हम एक पैकेज देने वाले हैं। 1,70,000 करोड़ का पहले ही भारत सरकार एक पैकेज दे चुकी है। आरबीआई ने 1 लाख करोड़ रुपए की लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए एक पैकेज दिया था। इस तरह के अनगिनत ऐसे कदम उठा रही है। बार बार ये देखिए, मार्च के महीने में ये लोग क्या सवाल उठा रहे थे? मार्च के महीने में ये लोग सवाल उठा रहे थे कि लॉकडाउन होना जरूरी है, नहीं तो लाखों लोग काल कल्पित हो जाएंगे। वो देखिए, वो कुछ नहीं हुआ। फिर इन्होंने क्या किया कि अप्रैल में एक नया सिफूका छोड़ा कि टेस्टिंग नहीं हो रही है, देखिएगा लाखों लोग काल कल्पित होने वाले हैं। ऐसा नहीं हुआ। अभी ये बोल रहे हैं कि भाई लॉकडाउन क्यों? अरे भाई, लॉकडाउन जरूरी था, और लॉकडाउन अगर है तो इकोनॉमी में क्राइसिस आने वाला है। देखिएगा, इकोनॉमी का पहिया रुक जाएगा, लाखों लोग कल्पित होने वाले हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी केवल भय और भ्रम फैलाती है और कुछ नहीं करती है। मनोज यादव, मैं लाऊंगी आपके पास। हमारे साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर भी हैं अविनाश जी, उन्हीं से समझ लेते हैं। अविनाश जी, जो कदम सरकार की तरफ से उठाए गए हैं इस कोरोना महामारी के बीच, आपको वो सारे कदम सही समझ में आ रहे हैं? यही कदम होने चाहिए थे जो करने चाहिए थे? लॉकडाउन की यही अवधि रखनी चाहिए थी? एक डॉक्टर के तौर पर आप क्या राय देंगे? देखिए, बात ये है कि अभी तक कोरोना की पैंडेमिक में जो भी चल रहा है वो सब नई बातें हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि डॉक्टर अविनाश जी, आपकी आवाज बहुत अच्छे से हम तक पहुंचे, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगी आवाज जो अगर स्पीकर अगर आपने ऑन किया हो तो उसको बंद कर लीजिए, उससे आपकी आवाज बहुत क्लियर हम तक नहीं पहुंच पा रही है। टीवी अगर आपने ऑन किया हो तो टीवी को आप म्यूट कर लीजिए। आ रही है? जी, अब बोलिए। टीवी म्यूट है? अभी आ रही है आवाज? जी जी जी, बताइए अविनाश जी। हाँ, अभी आ रही है आवाज आपकी? जी बिल्कुल। हाँ, तो अभी तक जो भी सरकार के कदम उठाए गए हैं वो बिल्कुल सही है। ये जो पैंडेमिक है कोविड का, ये बिल्कुल नई चीज है। इसमें जो भी आगे के प्रावधान रखे जाते हैं, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, वो उसके 2 दिन 4 दिन हफ्ता भर जो भी आंकड़े आते हैं, जो भी हर जगह पर ये आता है, उस तरीके से वे सब प्रावधान या सब सूचनाएं बदलनी पड़ती है। और ये बात ध्यान में रखिए कि कोरोना एपिडेमिक ये नई बात है और इसलिए जो भी सरकार कर रही है वो बिल्कुल सही है। केंद्र सरकार जो कर रही है वो भी सही है और हर राज्य में जो भी कदम उठाया जा रहा है वो भी सही है। बात यह है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। हमको एक बात हो गई है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो है ये बीमारी न कोई सरकार की गलती से बढ़ रही है न लोगों की गलती से बढ़ रही है। ये बीमारी का एक दौर रहता है कि जिसमें वो शुरुआत होती है, वो बढ़ते जाता है, वो कई जगह पर बढ़ता है। उस जैसे जिस जगह पर वो जाता है उस जगह पर हमको वैसे कदम उठाने पड़ते हैं। जैसे कि लोगों में कुछ सही बोल रहे हैं, आपको गलती लग रहा है? नहीं, मैं डॉक्टर साहब से पूरी तरीके से सहमत हूं और मैं आपसे भी सहमत हूं कि लॉकडाउन की बात पहले लॉकडाउन नंबर 1 का, लॉकडाउन नंबर 2 का हमने पूरा समर्थन किया। तो ये कह रहे हैं कि सब ठीक कदम उठा रही है सरकार, जो करना चाहिए बहुत जरूरी है लॉकडाउन। मैंने कहा आप फिर आपने बीच में बोल दिया। अभी तो मैं आप ही के समर्थन की बात कर रहा था। आप 2 मिनट सुन तो लीजिए। आपको पीसीआर से या पीछे से ये आ रहा है, कमांड आ रही है कि 5 सेकंड में इनको रोक देना है। आप 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, 30 सेकंड दे दीजिए बस। सर मेरा जो निवेदन है आपसे, हमें अगर हम कोई सवाल आपसे पूछते हैं तो वो सवाल भी आपको लगता है कि ऊपर से आ रहे हैं। सर, सवाल जो है वो एक पत्रकार खुद तय करता है। ये गलत फहमी आप लोग ही ऐसे पैनल में बैठकर फैलाते हैं।
जिसका खामियाजा हम पत्रकारों को बहुत बार भुगतना पड़ा और हमने भुगता है। आपसे सीधा सवाल मेरा यही है, ठीक है छोड़ दीजिए, नहीं मुझे नहीं क्लियर करना। राजपूत जी अगर जवाब देना तो देखिए मेरा सीधा सवाल यही है, आप कह रहे हैं कि फैसला ठीक नहीं है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं बहुत सही फैसला है, अब आप बोलिए। हाँ, मैंने कहा कि लॉकडाउन 1 का लॉकडाउन 2 का हमने निशर्त रूप से समर्थन किया और हम निशर्त रूप से समर्थन लॉकडाउन 3 का भी कर रहे हैं। हमने कभी डॉक्टर साहब की बात को वो नहीं किया। हम ये कह रहे हैं सीधा सीधा कि जब लॉकडाउन 1 हमने किया था तो उससे हमने क्या सीख करके लॉकडाउन 2 में हम गए, हमने क्या सुविधाएं बढ़ाई और हमने क्या चीजें की, और लॉकडाउन 1 और 2 से सीख करके हमने क्या लॉकडाउन 3 में चीजें अच्छी करी। हम अगर ये पूछते हैं कि गलत है कि जब हमारे फैक्ट्रीज बंद हो गई थी तो मजदूरों को हमने घर क्यों नहीं भेजा, ये वाजिब प्रश्न है, ये मेरा नहीं देश की जनता का प्रश्न है, ये हम पूछेंगे। ठीक है, जवाब दे देंगे। राजपूत जी एक सेकंड, मनोज यादव, और जब सारी चीजें कर रहे हैं तब आप मजदूरों को ठीक है, रवि मैं आ रही हूँ, रवि 10 सेकंड, रवि मैं आ रही हूँ, राजपूत जी जवाब ले लेने दीजिए। मनोज यादव जी देखिए, हमारे जो मित्र हैं सुरेंद्र राजपूत जी, कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस पार्टी मजदूरों की मजबूरी पर सियासत कर रही है। ये वही लोग हैं जो ये बार बार कह रहे थे कि मजदूरों को जाने दिया जाए, मजदूरों को जाने दिया जाए, मजदूरों को परेशान ना किया जाए। मजदूरों के लिए मोदी जी कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, ट्रेनें नहीं चला रहे हैं, बसें नहीं चला रहे हैं, उनको जाने नहीं दे रहे हैं। और अभी यही लोग बोल रहे हैं कि मजदूरों को क्यों जाने दिया जा रहा है, क्यों जाने दिया जा रहा है, क्यों जाने दिया जा रहा है। नहीं, कोरोना से लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं ये लोग, इनकी लड़ाई सीधी सीधी हो गई है। कांग्रेस पार्टी केवल और केवल नरेंद्र मोदी वर्सेस कांग्रेस हो गया है। कांग्रेस पार्टी कोरोना के लड़ाई में सहयोग ना करके केवल नरेंद्र मोदी जी के किसी न किसी में पागल बन रही है, बेपढ़ी लिखी बातें करते हैं। मनोज यादव, राजपूत जी जो सवाल पूछ रहे हैं कि पहले लॉकडाउन से दूसरे लॉकडाउन में और दूसरे लॉकडाउन से तीसरे लॉकडाउन से हमने क्या सीखा, हम किस तरीके से सरकार आगे बढ़ रही है, ये तो वाजिब सवाल है ना, ये तो जानकारी विपक्ष को भी देनी होगी, देना चाहिए आपको और देश को भी। एकदम निश्चित रूप से जी जी। देखिए, पहले लॉकडाउन में हमारे लिए प्राथमिकता थी जान है तो जहान है, दूसरे लॉकडाउन में जान भी और जहान की भी हमने चिंता की, और तीसरे लॉकडाउन में स्पष्ट रूप से आपने देखा होगा ग्रीन जोन जो बने हैं वहां पर कृषि से संबंधित सारी छूटें दी गई। ऑरेंज जोन के अंदर हमने बहुत सारे जो छोटे उद्योग थे उनको छूट दी गई है, रेड जोन में बहुत सारी छूटें दी गई है। तो मुझे एक बात बताइए कि जब तीसरे लॉकडाउन के अंदर बहुत सारी छूटें दी गई हैं, अभी इन्हीं के बहुत सारे राज्य के मंत्री हैं, जो राज्य सरकारें हैं कांग्रेस की, उन्हीं की बहुत सारी डिमांड थी कि शराब के ठेके खोले जाएं। तो ये निश्चित रूप से जो कार्रवाई की जा रही है, धीरे धीरे लॉकडाउन में बहुत सारी छूट दी जा रही है। ठीक है, रवि कुछ कह रहे हैं, मैं आ रही हूं मनोज यादव जी। रवि, कांग्रेस की तरफ से जो सवाल उठाए गए हैं कि आखिर में जो पहले लॉकडाउन के बाद दूसरे लॉकडाउन के बाद सरकार ने क्या सीख ली, तो इसका अगर मैं क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय में लगातार देख रहा हूं और बारीकी से उसको देख रहा हूं, तो इसका जवाब ये है कि पहले लॉकडाउन में 21 दिन का बढ़ाया गया, फिर 19 दिन, इसके बाद 14 दिन। सरकार एक साथ में लोगों को पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहती थी। और दूसरी बात यह है कि 21 दिन का जब लॉकडाउन बढ़ाया गया तो उस समय, क्योंकि ये कोरोना वायरस पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक नई बीमारी है, एक नया वायरस है, ऐसे में सरकार ने बहुत ज्यादा इस दौरान में तैयारियां भी की हैं। जैसे कि शुरुआती दौर में आप देखें कि टेस्टिंग की जो क्षमता थी वो बिल्कुल ना के बराबर थी, पता नहीं था कि आखिर में क्या वायरस है। उसके बाद तमाम जो देशों में, चाहे चाइना में आए हो, चाहे इटली में आए हो, चाहे अमेरिका में आए हो, तमाम ऐसे देश जो विकसित देश माने जाते हैं, वहां पे तबाही मची। उसके बाद भारत ने वहां से काफी कुछ सीख लेते हुए, गलतियां ना करते हुए, कोशिश रही कि गलती ना हो, तो 21 दिन में तमाम ऐसे जो टेस्टिंग की कैपेसिटी, आज ये स्थिति है कि देश में लगभग एक लाख जो टेस्ट बढ़ाए गए हैं, 1 लाख हर रोज जो टेस्ट हो रहे हैं, 15 लाख से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों का टेस्ट कराया जाता है। कोविड के अस्पतालों की संख्या जो बढ़ाई गई है, लगातार बढ़ाई जा रही है। तो ये सरकार ने तमाम इस दौरान तैयारियां की हैं, इन लॉकडाउन से सीख तो लिया है, ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल सीख नहीं लिया है, सीख लिया है। उसी की वजह से आज ये स्थिति है कि पैनिक नहीं हुआ है भारत में, कम से कम। ठीक है, मनोज यादव जी, मेरा आपसे सवाल है, देखिए जो कांग्रेस उठा रही है दरअसल वो ये, रणदीप गुलेरिया जो है डायरेक्टर है एम्स के, वो ही कह रहे हैं कि जून और जुलाई के महीने में कोरोना के फैलने में सबसे ज्यादा तेजी आ सकती है। उसके बाद डॉक्टर वी.के. पॉल सदस्य हैं नीति आयोग के, वो कह रहे हैं लगातार बढ़ते कोरोना के मरीजों की संख्या जल्द ही थमने की उम्मीद है।
तो ये जो अलग अलग बयान आ रहे हैं वो भी पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। स्थिति समझ नहीं आ रही है कि सच्चाई क्या है। जी कल हमारे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो उनका हो सकता है कि वो उनका अपना आकलन हो, लेकिन इस विषय में सरकार से कोई उनका ना तो बात हुई है और ना ही सरकार के से इस बारे में कोई चर्चा हुई है। तो उनका हो सकता है व्यक्तिगत बयान हो, लेकिन मनोज यादव जी, आपको लगता है कि अगर हम लोग चर्चा करें तो देश खुद बहुत ज्यादा परेशान है, ये समझ रहा है कि एक एक बयान को बहुत ही गौर से सुन रहा है, ऐसे वक्त पर अगर इस तरीके के बयान आएंगे जो भ्रम पैदा कर देंगे तो ऐसे कांग्रेस भी सवाल उठाएगी, विपक्ष भी सवाल उठाएगा और देश के लोग भी सवाल पूछेंगे। जी कल हमारे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने एक टीवी चैनल पर स्पष्ट रूप से कहा कि मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत बात नहीं हुई है और ना ही उन्होंने कोई इस पर चर्चा की है, ना ही किसी बैठक में इस तरह की चर्चा हुई है। वो हो सकता है उनका व्यक्तिगत बयान हो, तो निश्चित रूप से ये सरकार इस पर संज्ञान लेने वाली है कि क्या उन्होंने कहा है। लेकिन हम लोग सकारात्मकता पर, अगर सकारात्मक पहलू पर हम लोग ध्यान दें, हम लोग आशावादी लोग हैं। निश्चित रूप से जो भी सरकार कदम उठा रही है, जो भी डॉक्टर्स हमें, एक्सपर्ट्स हमें सलाह दे रहे हैं, उसका ही निर्देशों का पालन करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो स्ट्रेटेजी की बात करती है, उनकी एक ही स्ट्रेटेजी है, राहुल गांधी नामक जो मिसाइल है उसको लॉन्च कराना। लेकिन राहुल गांधी नामक जो मिसाइल है कभी लॉन्च नहीं होने वाला है। कितना ही प्रयास कर ले कांग्रेस पार्टी, जिस तरह का ये खेल चल रहा है वो केवल छोटी राजनीतिक बयानबाजी आप करेंगे, उसका जवाब सुरेंद्र राजपूत भी देंगे। देखिए उन्होंने इशारा भी कर दिया, वो आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, मैं राजनीतिक बयानबाजियों में नहीं जाना चाह रही हूँ, मैं इसको वाकई समझना चाह रही हूँ, हमारे व्यूअर्स के लिए भी मैं ये जानना चाह रही हूँ। रुख इसलिए अविनाश जी का कर लेती हूँ। अविनाश जी, जो स्थिति है, क्योंकि देश जो है ये सोच रहा है कि सबसे बड़ा सवाल जो सबके सामने खड़ा है कि कोरोना जैसी बीमारी से कब देश मुक्त होगा। कदम आपने कहा जो सरकार उठा रही है वो बेहतर उठा रही है, लेकिन आगे भविष्य में हम क्या उम्मीद रखें? कब तक स्थिति ऐसी हो जाएगी कि पहले जैसे देश चलने लग जाएगा? आपको ये सारी तस्वीरें और आकलन समझ में क्या आ रहा है आपको इन सब देखकर? कि इस कोरोना वायरस का जब तक कोई वैक्सीन नहीं बनता, कोई दवा नहीं बनती उसके अगेंस्ट, तब तक ये वायरस नष्ट नहीं होगा या कंट्रोल में नहीं आएगा। तो वैक्सीन आने के लिए कम से कम और 3 या 4 महीने बाकी है, और दवाइयाँ न जाने कब, 6 महीने, साल भी लग सकता है। ये दूसरी बात यह है कि वैक्सीन मिलने के बाद भी भारत के सभी लोगों को उनका टीकाकरण करना ये बहुत ज़रूरी होगा। तब तक ये एपिडेमिक चालू रहेगी। और लॉकडाउन, ये जो इलाज अभी कर रहे हम, वो खाली सोशल डिस्टेंसिंग और लोगों को घर में बिठाकर ये जो श्रृंखला है बीमारी की वो तोड़ने के लिए कर रहे हैं। और ये जो प्रावधान है ये हर देश में, दुनिया के हर जगह पर किया जा रहा है, न कोई भारत में किया जा रहा है। और ये जो है जैसे जैसे अभी जब आपको 3 मई को जो ये थे, इसलिए 15 दिन बढ़ा दिए, अभी 16-17 मई तक जो परिस्थिति रहेगी, जो भी स्थिति रहेगी, उस पर आगे का निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। मेरा मनोज यादव जी, ठीक है, मैं अविनाश जी आपके पास आऊंगी। मनोज यादव जिससे मेरा सवाल है, मनोज जी, सोनिया गांधी ये भी पूछ रही हैं कि किस आधार पर, सरकार ये बताए कि वो किस आधार पर तय कर रही है कि लॉकडाउन कितना लंबा होना चाहिए। सरकार किस आधार पर तय कर रही है? देखिए, सोनिया गांधी जी को पहले समझ लेना चाहिए कि आधार तो यही है कि कोरोना वायरस है और इसका कोई वैक्सीन नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन ही इसका एक समाधान है। लेकिन सरकार इस पर भी चिंतन कर रही है कि धीरे धीरे लोगों की आर्थिक गतिविधियां चालू हो और धीरे धीरे लोगों की रोजी रोटी का भी बंदोबस्त हो सके। तो निश्चित रूप से ये सब चीजें की जा रही है। अब सोनिया गांधी जी कोई अंतर्यामी तो है नहीं, या फिर वो भगवान तो है नहीं। उनको जो ननिहाल है उनका, जो मायका है, जो इस तरीके की भाषा का, अरे सर, जो मायका है राहुल गांधी जी का जो ननिहाल है इटली वाले क्यों लॉकडाउन को बढ़ा रहे हैं? क्यों इटली वाले लॉकडाउन को बढ़ा रहे हैं? आपके पास जवाब नहीं है। इटली में क्यों लॉकडाउन बढ़ रहा है? सोनिया गांधी जी के मायके में भी ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, ससुराल है हमारी, आपका क्या ननिहाल है वहां पर? आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और आरोप हम पर लगा रहे हैं। भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप चाहते हैं कि
इटली जैसा हंस रहा होता है इसमें। क्या अरे सर, आप राहुल गांधी को ट्यूशन ले रहे हैं, बार बार उसको ट्यूशन दीजिए, मुझे ट्यूशन मत दीजिए। सोनिया गांधी जी मुझे ट्यूशन मत दीजिए, मुझे ट्यूशन मत दीजिए, ट्यूशन दीजिए राहुल गांधी को। एक 50 साल का अबोध बालक अभी भी ट्यूशन ले रहा है अभिषेक बनर्जी से, रघुराम राजन से। कितना ट्यूशन दोगे उनको, कितना ट्यूशन दोगे? वो बार बार बोल रहे रेड जोन का मतलब ग्रीन जोन है और ग्रीन जोन का मतलब रेड जोन है। इतना कंफ्यूज, टोटल कंफ्यूज है। और अब आप उम्मीद करते हैं कि देश को, अरे सुरेंद्र राजपूत जी, मनोज यादव मैं जी, कह रहा हूँ, मुझे ये बताइए क्या आप चाहते हैं कि इटली जैसा हंस हो जाए? मनोज जी, यहाँ गांधी परिवार पर डिबेट नहीं कर रहे हैं हम। मनोज जी, कोरोना पर बातचीत कर रहे हैं। आप लोग हर विषय को वही घसीट के क्यों ले जाते हैं? क्या आप चाहते हैं कि स्पेन जैसा, इटली जैसा, यूएसए जैसा हंस हो जाए? क्या वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई थी? अब सुरेंद्र राजपूत जी, आप भी पार्टियों पर आ गए। अरे हम बीजेपी या कांग्रेस पार्टी पर नहीं चर्चा कर रहे हैं, हम कोरोना पर चर्चा कर रहे हैं सर। सुरेंद्र राजपूत जी, ऐसे व्यक्ति से हम सब सवालों के जवाब देने के लिए नहीं, हम अगर चर्चा हम करने के लिए तैयार बैठे, चर्चा हम करने के लिए तैयार बैठे, लेकिन एक नॉनसेंस पर्सनैलिटी है जो 50 साल का अभी अबोध बालक है, जो अभी तक परिपक्व नहीं हुआ है, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। ये बोलते हैं साइड से आलू डालेंगे दूसरी साइड सोना निकलेगा। अरे मनोज यादव जी, मनोज यादव जी और सुरेंद्र राजपूत जी, मैं दोनों लोगों को रोकना चाहूंगी। रवि कुछ कह रहे हैं, मैं दोनों लोगों को रोकना चाहूंगी। नहीं रवि, अर्पिता जी, दोनों रुकिए। रवि, अर्पिता देखिए, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनसे एक मेरा सवाल है कि आखिर में क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि इस पूरे मामले में, क्योंकि कोरोना वायरस ऐसा है कि पूरे देश में है, इसका असर पूरे देश में, ये केंद्र या किसी राज्य का मामला नहीं है, तो क्या इसमें पूरी तरीके से कांग्रेस पॉलिटिक्स से उठकर, राजनीति से उठकर, ऊपर उठकर सरकार का साथ नहीं देना चाहिए? ये दोनों ही पार्टियां राजनीति से कितनी ऊपर उठी हम दिख रहा है। कोरोना पे चर्चा हम कर रहे हैं, ये लोग तू मैं सर, यहाँ पर कोरोना पर बात कर ले, तथ्यों पर बात कर ले, फैक्ट्स पर बात कर ले। रवि, आप एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा दीजिए। डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं, एक मिनट। नहीं सुरेंद्र राजपूत जी रुकिए, सत्ता से कहिए कि इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग न करें। अरे दोनों लोग रुकिए। अभद्र भाषा नहीं, सुरेंद्र राजपूत जी, मैंने कोई अभद्रता नहीं की है। मनोज यादव रुक जाइए, दोनों लोगों की आवाज कम कीजिए। अविनाश जी कुछ कह रहे हैं। केवल और केवल भय और भ्रम की राजनीति मत कीजिए। ऐसी जी अविनाश जी, डॉक्टर अविनाश, पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है, रचनात्मक सहयोग की उम्मीद करते हैं। जी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। हाँ, बात आप अपनी बात रखिए, ये लोग अभी तो बोलते ही रहेंगे। हाँ देखिए, हाँ कोरोना ये एक महामारी जो है, ये राष्ट्रीय आपत्ति है और इसके कई प्रावधान है। हम जो देख रहे हैं वो सिर्फ मेडिकल आपत्ति नहीं है, इसको जो भी इकोनॉमिकल बात है, जो भी लोगों की ज़रूरतें हैं उनकी बात है, और कुछ लोगों के ख्यालों का या उनके दिलों में जो भावनाएं आती है वो एक बात है। तो अभी लोगों को, अभी सरकार को एक बात करनी चाहिए कि इसका लॉकडाउन कब खत्म होगा नहीं होगा इसके बारे में चर्चा करने से बदले ये एग्जिट पॉलिसी, इसमें से हम बाहर जाए तो किस तरह से जाए, कौन से बिजनेसेस, कौन सी सेवाएं, ये एक डिस्टेंस से शुरू हो जाएगी। ठीक है मनोज यादव जी, अभी मनोज यादव जी, क्या अगर प्लान ये है किया ना, आगे का? क्या सरकार क्या सोच रही है आगे के लिए, क्या प्लान? देखिए, सरकार के पास में स्पष्ट नीति है। सरकार अभी चिंता कर रही है कि किस तरह से उद्योग धंधे शुरू हो, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए और लॉकडाउन भी जहां हॉटस्पॉट है वहां पर निश्चित रूप से लॉकडाउन रहने वाला है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए उद्योग धंधे किस तरह से शुरू हो, सर्विस सेक्टर किस तरह से शुरू हो, बीपीओ सेंटर कैसे शुरू हो। अभी देख रहे हैं बहुत सारे कार्यालय, बहुत सारे ऑफिस खुलने लग गए हैं, तो धीरे धीरे सरकार इस पर ध्यान दे रही है। और इस पर भी सरकार की चिंता है कि लोगों की रक्षा भी की जाए, लोगों के जीवन की रक्षा भी उनकी प्राथमिकता है सरकार की। इसलिए अधिक से अधिक टेस्टिंग हो, जो हमारा लक्ष्य था, ठीक है, जो हमारा लक्ष्य था टेस्टिंग का, वो 1 लाख के आसपास पहुंच जाए डेली। हमारे पास में आज एक लैब से आज 453 हमारे पास लैबे हैं,
तो इस तरह से सरकार स्वास्थ्य के स्तर पर भी और आर्थिक स्तर पर भी धीरे धीरे प्रयास कर रही है। जहां तक एमएसएमई सेक्टर का सवाल है तो उस पर एक विशेष पैकेज के लिए चिंतन कर रही है, लेकिन सियासत करना बंद करे। ठीक है मनोज यादव जी, अब आप सियासत शुरू कर देंगे, रुक जाइए। सुरेंद्र राजपूत जी, सहयोग करके कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक सही उदाहरण और एक अच्छी तस्वीर पेश कर रही है। ठीक है मनोज यादव जी। सुरेंद्र राजपूत जी, अर्पिता इसमें मैं जो हमने एग्जिट प्लान पूछा, सेम एग्जिट प्लान डॉक्टर साहब ने पूछा। अर्पिता, रवि जो हमने एग्जिट प्लान पूछा वही डॉक्टर साहब ने पूछा, यही बात है। डॉक्टर साहब ने भी कोई राजनीति नहीं की, हमने भी कोई राजनीति नहीं की। हमने इसके साथ साथ ये जरूर सुझाव दिए कि मध्यम और लघु उद्योगों को आप तुरंत पैकेज दीजिए। हमने सिर्फ ये सुझाव दिए कि मजदूरों के खाते में तुरंत पैसा डालिए। हमने सिर्फ ये सुझाव दिए कि किसानों के खाते में आप तुरंत पैसा डालिए। तो ये जो 3 और 4 हम बातें कर रहे हैं, और टेस्टिंग और ट्रेसिंग को बढ़ाइए, तो हम कौन सी राजनीति कर रहे हैं? अरे सुरेंद्र राजपूत जी, जो समय समय पर जरूरतें आई, जो आवश्यकताएं हुई, सरकार ने उचित कदम उठाए। और जहां तक लघु और मध्यम उद्योग की आप बात कर रहे हैं तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं, अगर आप मिस्टर मनोज बोल रहे हैं तो आप निहायत ही भारतीय जनता पार्टी के अहंकारी प्रवक्ता हैं कि अगर हम आपसे कोई सवाल भी पूछते हैं तो बड़े असभ्यता से आप जवाब देते हैं। मुझे आप दोनों रुकिए। रवि, मैं सादगी से, विनम्रता से कह रहा हूं, आप चिंता मत कीजिए, जो भी कदम उठाने होंगे भारत सरकार। अर्पिता देखिए, जो दो लोग इस पैनल में जो सवाल पूछ रहे हैं, चाहे वो आईएमए के डॉक्टर हों या फिर कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनका जवाब यह है कि एग्जिट प्लान को लेकर सरकार की क्या योजना। हो सकता है कि बीजेपी के प्रवक्ता को इस बारे में जानकारी ना हो, लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद में ही केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें कैबिनेट सेक्रेटरी बैठक लेंगे। देश भर के जितने भी राज्य हैं उसके मुख्य सचिव उसमें शामिल होंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वास्थ्य सचिव शामिल होंगे। और ये तमाम जो लॉकडाउन है, क्योंकि अब 17 तारीख नजदीक होने वाली है, आज 10 तारीख है, एक हफ्ते के बाद जो तीसरा लॉकडाउन है उसका समय पूरा होने वाला है। तो इसको लेकर एक अहम बैठक होने वाली है, जिसमें राज्यों से यह पूछा जाएगा कि आखिर में आपके राज्य की स्थिति क्या है, आपके राज्य में किस तरीके से हम ढील दे सकते हैं। क्योंकि जो लॉकडाउन में नियम कायदे कानून बन रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से, वो पहले राज्यों से राय मशवरा लेने के बाद ही बन रहे हैं। और 1 घंटे के बाद करीब 11 बजे जो बैठक होगी उनसे ये पूछा जाएगा। और कंटेनमेंट जोन, जहां पर सरकार की पूरी तरीके से पाबंदियां हैं, जिन इलाकों में जहां पर कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं, वहां पर सख्ती किस तरीके से हो, ये तमाम मुद्दों पर अभी चर्चा होने वाली है। ठीक है रवि। सुरेंद्र राजपूत, मैं रवि जी से पूरी तरीके से सहमत हूं कि शायद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को आगे के प्लान्स नहीं पता। आप उससे ज्यादा तो आदरणीय रवि जी को सारे प्लान्स पता है। सुरेंद्र राजपूत जी, समय पर 1 घंटे 1 से 2 दिन के अंदर अभी गृह मंत्रालय का गाइडलाइन आ जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर मैं जवाब दे रहा हूं तो आपको तकलीफ क्या होती है? कि कहीं ना कहीं हमेशा इनको विरोध करना है, अच्छे काम भी नहीं बता सकते हैं। साहब, विरोध करने की राजनीति तो कांग्रेस पार्टी का सीधी बातें श्रीमती सोनिया गांधी जी के लिए और श्री राहुल गांधी जी के लिए करेंगे। जैसा रवि ने बताया, विरोध कौन कर रहा है पूरा देश जानता है, तो सारी बात खत्म हो जाती है। सुरेंद्र राजपूत जी, पूरा देश जानता है सोनिया गांधी जी किस तरह की सियासत कर रही है, राहुल गांधी जी किस तरह की ठीक है, आप लोग रुकिए। पूरा देश। मनोज यादव जी, मेरा सवाल आपसे ये कि राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया और उन्होंने ट्वीट में लिखा कि पीएम केयर्स फंड को पीएसयू और रेलवे जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों से बड़े पैमाने पर सहयोग मिला है और यह महत्वपूर्ण है कि पीएम आश्वस्त करें कि इस फंड का ऑडिट किया जाए। क्या कहेंगे आप? देखिए, राहुल गांधी जी को पहले तो समझ लेना चाहिए कि जो रेलवे की जो बात कर रहे हैं, रेलवे ने नहीं दिया है। रेलवे के जो कर्मचारी हैं उन्होंने अपनी स्वेच्छा से पीएम केयर फंड के अंदर अपनी स्वेच्छा से उन्होंने डोनेट किया है। पहली बात तो ये हो गया है। तो राहुल गांधी जी जो भ्रम फैला रहे हैं उसको करेक्ट कर। दूसरा विषय ये कि पीएम केयर फंड की जो बात कर रहे हैं, उसकी जो ऑडिटिंग की बात कर रहे हैं, जहां तक मैं समझता हूं आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। अरे भाई, उसको पूरा तो होने दीजिए ना। वो कोविड-19 की केवल बीमारी के समय, इस डिजीज के समय, महामारी के लिए बनाया गया है। तो आय व्यय का लेखा जोखा तो तब होगा ना जब कंप्लीट हो जाएगा। अभी से ऑडिटिंग क्या, बीच में कौन सी ऑडिटिंग हो जाएगी? और दूसरा विषय यह है कि जो पीएम जो राहत कोष था, जो नेहरू जी ने उसको स्थापना की थी, तो क्या ये लोग चाहते हैं जिस तरह से उसके अंदर आजीवन ट्रस्टी रहा है कांग्रेस का अध्यक्ष, तो ये क्या इनको ये पेट में तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है क्या
कि कांग्रेस पार्टी का जो ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो उसका ट्रस्टी अध्यक्ष नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूँ सुरेंद्र राजपूत जी से, आपको तकलीफ किस चीज से है? ठीक है सुरेंद्र राजपूत। तीन चीजें हैं। पहली तो इन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष के बारे में कहा, तो इनको फिर वही बात है कि जानकारी नहीं है भाई साहब को कि प्रधानमंत्री राहत कोष से कोई भी गैर सरकारी आदमी 1984 में श्री राजीव गांधी जी ने हटा दिया था। नंबर एक, आज की डेट में प्रधानमंत्री राहत कोष के सारे ट्रस्टी और सारे लोग सरकार के लोग हैं, नंबर एक। नंबर दो, पीएम केयर फंड की अगर आप बात कर लीजिए, अरे भाई बीच में मत बोलिए ना, हम तो आपको तथ्यात्मक जवाब दे रहे हैं। और अब पीएम केयर फंड की बात कर लीजिए, जवाब दे रहा था मैं, लेकिन उसको आरटीआई में आ रहा है ना। पीएम केयर फंड की बात जो है कोई क्या नाम ऑडिट होने की बात है। अब जब प्रधानमंत्री अपने मुंह से सिर्फ एक लाइन कह दे कि पीएम केयर फंड का जो है ऑडिट होगा सीएजी के द्वारा, प्रधानमंत्री एक लाइन में कह दे कि पीएम केयर फंड आरटीआई में आ जाएगा, तो ये दिक्कत क्या है? रवि कुछ कह रहे हैं। रवि मैं आ रही हूँ, मनोज यादव जी। रवि को सुनने के बाद आपके पास आ रही हूँ, 10 सेकेंड। रवि देखे जो सवाल उठाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, एक मेरा सवाल उनसे है कि क्या आज के वक्त में ये नहीं है कि कांग्रेस और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, क्योंकि वायरस से एक बार पहले निपट लें, इसके बाद ऑडिट की बात करें, क्योंकि सबसे ज्यादा इस समय जरूरत इस बात का है कि लोगों की जान बचाना, लोग बीमार ना पड़े, वायरस का खतरा कम से कम हो पूरे देश में, क्योंकि जितना ज्यादा ये लंबा खींचेगा उतनी ही ज्यादा लोगों को दिक्कतें बढ़ेंगी। बिल्कुल सुरेंद्र राजपूत जी। आ रही हो मनोज यादव जी। मैं 100% रवि जी से सहमत हूं, और हमारा प्रश्न भी सिर्फ इसीलिए उठा कि पीएम केयर फंड से अभी तक कोई राहत किसी को मिली नहीं है। हमारी मांग यही है कि पीएम केयर फंड से आप मजदूरों को, आप किसानों को उनके खातों में पैसा डालने की बात तो करें। अभी तक जो पैसा गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से गया है, पीएम केयर फंड से 1 रुपए भी हमारी जानकारी में नहीं है जो कि लोगों की सहायता के लिए गया। मनोज यादव देखिए, कांग्रेस पार्टी केवल और केवल सियासत कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। अभी ये लोग, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, अगर यहीं पर कांग्रेस पार्टी की सरकार होती इस समय कोविड-19 के समय, तो मैं बताता हूं पीपीई किट घोटाला, N95 मास्क घोटाला, आइसोलेशन बेड घोटाला, कितने घोटाले इस देश में हो जाते हैं, मैं बता रहा हूं आपको, अथाह घोटाले हो जाते हैं, क्योंकि इनको दर्द यही है। अब इनको समस्या ये है कि जो पीएम केयर फंड है उसमें हमारी हिस्सेदारी क्यों नहीं है? हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष को, सोनिया गांधी जी को ट्रस्टी अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया गया? अरे सर, सवाल ये सुन लीजिए, सुरेंद्र राजपूत जी सुन लीजिए, मनोज यादव जी, वो ये जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। वो ये पूछ रहे हैं कि पीएम केयर्स में जो फंड आया है वो अभी तक कहां खर्च किया गया है, वो इसकी जानकारी चाह रहे हैं। देखिए, उसकी जानकारी समय आने पर उपलब्ध करा दी जाएगी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस समय कोरोना वायरस से लड़ना चाहिए कि पीएम साहब से लड़ना चाहिए, पीएम केयर फंड से लड़ना चाहिए? देखिए आदरणीय राजपूत जी, आप मजदूरों पर सियासत करते हैं, आप नरेंद्र मोदी जी ताली और थाली बजाने की बात करते हैं, उस पर सियासत करते हैं। नरेंद्र मोदी जी दीपक जलाने के लिए कहते हैं तो उस पर सियासत करते हैं। साहब ये बताइए कि आपकी सियासत कहीं खत्म होगी? क्यों नहीं? तो ये देश जानना चाहता है कि आप पूरे देशवासियों को पूर्ण विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, नरेंद्र मोदी जी पे पूर्ण विश्वास है, नरेंद्र मोदी जी के कार्यों पर पूर्ण विश्वास है, उसके बावजूद भी अगर आप इस तरह की ओछी राजनीति करना चाहते हैं तो करिए। मनोज यादव जी, सुरेंद्र राजपूत जी, शोभायमान हो, आप दोनों बातों को गोल गोल घुमा रहे हैं। दिक्कत यही है, जब सवाल सुरेंद्र राजपूत जी से पूछा जा रहा है वो भी गोल गोल घुमा देते हैं, जवाब देना नहीं है। बीजेपी से सवाल मैं पूछ रहा हूँ, आप भी गोल गोल घुमा दे रहे हैं। मैं जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के लिए नहीं बैठे हम यहाँ पर। मनोज यादव, यही बात तो मैं भी कह, ठीक है, आप ही का सवाल अगर पूछ लिया है, जरूरी नहीं था बोलना सुरेंद्र राजपूत जी। मनोज यादव जी, देखिए मैंने स्पष्ट कर दिया, अगर ऑडिट होना होगा तो इस कोविड-19 महामारी के लिए उस पीएम केयर फंड को बनाया गया, उस समय उसका ऑडिट भी निश्चित रूप से होने वाला है। ऑडिट का तात्पर्य होता है आय और व्यय का लेखा जोखा अच्छे से हो जाए, तो आय और व्यय का जो एंट्री है, आने वाली आय है और जो कितना व्यय हुआ, तो अभी बीच में कैसे हो जाएगा? ठीक है, कोविड-19 की हमारी प्राथमिकता है कि कोविड-19 बीमारी के अंदर, आपसे ये सीधा जवाब दीजिएगा। रुक जाइए मनोज यादव जी, ठीक है, सुन लिया मैंने आपको। सुरेंद्र राजपूत जी, मेरा सवाल आपसे ये है, आप कह रहे हैं राजनीति नहीं कर रहे हैं, लॉकडाउन पर सवाल कौन उठा रहा है?
पैसे कहां जा रहे हैं उसको लेकर सवाल कौन उठा रहा है? एक सेकेंड, मेरा सवाल कंप्लीट होने दीजिए, फिर आपके जवाब में मैं टोकती हूँ तो आपको बुरा लगता है, तो मुझे भी बुरा लगता है मेरे सवाल पर आप टोकेंगे तो। मेरा सवाल फिर से सुनिए। मेरा सवाल आपसे ये कि अगर इतनी ही स्ट्रैटेजी, इतनी ही रणनीति कांग्रेस के पास है, तो देश में सबसे बड़ा राज्य जहां पर कोरोना सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है, किसकी सरकार है वहां पर? रुक जाइए, किसकी सरकार है वहां पर? वहां अगर आपके पास इतनी ही स्ट्रैटेजी है, एक सेकेंड, इतनी ही स्ट्रैटेजी है तो वहां स्थिति क्यों नहीं बेहतर हुई? पहला सवाल। दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ, आप मजदूरों के इतने बड़े हितैषी बन रहे हैं, मजदूरों की स्थिति क्या आपके राज्यों में स्थिति बेहतर है? निश्चित तौर पर तीनों चीजों का मैं बड़ा सीधा सा जवाब आपसे देता हूं। केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के ही एग्जिट प्लान करेंगे और कोविड की महामारी से अकेला राज्य नहीं लड़ सकता है। आज की डेट में जो कांग्रेस शासित राज्य है या भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य भी हैं, जितना पैसा उनको केंद्र से मिलना चाहिए इस बीमारी से लड़ने के लिए, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि बिल्कुल नहीं केंद्र सरकार दे पा रहा है और बहानेबाजी कर रहा है। और जो पैसा सुरेंद्र अपना बकाया है, राजपूत जी, महाराष्ट्र कितना बड़ा लड़ाई को लड़ने में सुरेंद्र राजपूत जी, ये जो आप दलील दे रहे हैं वो कहीं सही नहीं बैठ रही कि केंद्र और राज्य की, जहां राज्य की बात है, आप एक जिम्मेदार राज्य के तौर पर अपने मजदूरों के बारे में खुद सोच सकते हैं। इतने पैसे राज्य सरकार के पास है महाराष्ट्र में, सबसे ज्यादा पैसे वहां पर। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? स्थिति आप सुधार नहीं पा रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाने की बात कर रहे हैं। और ऐसे वक्त पर बहुत ही निंदनीय है, किसी भी पार्टी का ऐसे वक्त पर इस तरीके से राजनीति करना निंदनीय है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो। इस वक्त जो एकजुटता की बात हम करते हैं ना, वो एकजुटता फिलहाल यहाँ तो नजर नहीं आती दिख रही है, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि एकजुट नहीं हुए तो नहीं लड़ पाएंगे हम कोरोना से। बढ़ रहे हैं आगे। प्रवासी मजदूरों को लेकर सूरत से प्रयागराज निकली ट्रेन के 20 डिब्बे पीछे छूट गए, जबकि इंजन के बाकी 7 के जो ट्रेन थी वो आगे निकल गई। इंजन के साथ 3 कोच भटौली स्टेशन से अलग होकर वहां छूटे हैं। आपको बता दें, दरअसल ये बड़ी खबर, प्रवासी मजदूरों को लेकर सूरत से प्रयागराज निकली ये ट्रेन, जिसके 20 डिब्बे पीछे छूट गए हैं। जनक हमारे साथ और अपडेट के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। जनक, क्या जानकारी? देखिए, कल सूरत से प्रयागराज के लिए ट्रेन निकली थी। 1200 जितने प्रवासी मजदूर जो ट्रेन से रवाना हुए थे और ट्रेन को प्रयागराज पहुंचना था, पर भटौली जो स्टेशन है उसके पास जो इंजन है, इंजन के 3 डिब्बे ट्रेन से अलग हो गए और 20 जितने डिब्बे पीछे छूट गए, जिसमें बाकी प्रवासी मजदूर बैठे थे। लेकिन अर्पिता, एक बड़ा हादसा होते होते रहेगा। अगर मान लीजिए दूसरी भी ट्रेन, चूंकि बहुत सारी ट्रेन प्रयागराज उत्तर प्रदेश जा रही है वहां पर, ऐसे में अगर पीछे कोई ट्रेन आती तो एक बड़ी दुर्घटना या बड़ा हादसा हो सकता था। पिछले 3 घंटे से लोग पिछले 20 डिब्बों में है वो वहां पर परेशान है, न पानी के पीने की व्यवस्था है और इसके चलते लोग मदद की गुहार कर रहे हैं। हालांकि गार्ड ने रेलवे स्टेशन, भटौली के रेलवे स्टेशन मैनेजर है, उनसे बातचीत की है और ट्रेन की जो इंजन और डिब्बा जो आगे बढ़ गए हैं उनको वापस बुलाने की कोशिश जारी है। जी। उधर वंदे भारत मिशन के तहत विदेश से लौटे 2 भारतीय कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोनों लोग 7 मई को संयुक्त अरब अमीरात से केरल लौटे थे। 7 मई को ही मिशन वंदे भारत की शुरुआत हुई थी, जिसके तहत एयर इंडिया के 2 विमानों से विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाया गया था। विदेशों से भारतीयों के आने का सिलसिला जारी है। आज विशेष विमान शारजाह से लोगों को लेकर लखनऊ पहुंचा है। सरकार ने विदेशों में रह रहे भारतीयों को वापस लाने के लिए मिशन वंदे भारत का ऐलान किया और इसी मिशन के तहत एयर इंडिया का ये विमान सुबह लखनऊ के चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे पहुंचा। शारजाह से लखनऊ आए इस विमान में 182 यात्री थे, जिनमें से 2 बच्चे भी शामिल हैं। इन सभी यात्रियों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा, उसके बाद ही इन्हें घर भेजा जाएगा। मिशन वंदे भारत के तहत दुनिया भर के अलग अलग देशों में फंसे भारतीयों को देश वापस लाया जा रहा है। अलग अलग राज्यों में लोगों को विशेष विमान से पहुंचाया जा रहा है। मुंबई में 325 लोगों को लेकर खास विमान लंदन से लौटा। ये लोग 1.5-2 महीने से लंदन में फंसे थे। खास विमान इन्हें हिथ्रो एयरपोर्ट से लेकर आया। इन सभी लोगों का मेडिकल कराया जाएगा। अभी ये लोग अपने घर नहीं जा सकेंगे। सभी 325 लोगों को 14 दिन तक क्वारंटीन किया जाएगा। जो लोग मुंबई के रहने वाले हैं उन्हें मुंबई में ही क्वारंटीन किया जाएगा। महाराष्ट्र के बाकी जिलों में रहने वाले लोगों को बस से उनके जिले ले जाया जाएगा, जहां वो 14 दिन तक क्वारंटीन रहेंगे। मेरा लड़का 2 साल से लंदन में है और वो काफ़ी छोटा है, अभी 18 साल का ही है वो।
और वो वहाँ काफ़ी दिक्कत में रह रहा था, खाने का भी कुछ नहीं था, रहने का भी अभी जहाँ वो रह रहे थे उन लोगों ने खाली करने के लिए बोल दिया था। तो काफ़ी हाई कमीशन को हम लोग 15 दिन से ट्वीट कर रहे, सब कर रहे, तब जाके उसको ये पहला लंदन मुंबई के फ़्लाइट में जगह मिला है आने के लिए। अब आने के लिए जगह तो मिल गया, लेकिन यहाँ आने के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसको हमारा घर खाली है क्वारंटाइन के लिए, लेकिन यही लोग बोल रहे हैं कि आपको होटल में ही क्वारंटाइन करना है, आपके पास पैसा हो नहीं हो, आपको अपने बजट के हिसाब से होटल में क्वारंटाइन करवाना पड़ेगा। विदेशों से लौट रहे भारतीय अपना दर्द बयां कर रहे हैं। वो सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मुंबई आने वाले कई यात्री विदेशों में भारतीयों को होने वाली परेशानियों का हाल बता रहे हैं। देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ की दिल्ली की एक यूनिट में 62 और जवानों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई। अधिकारियों के मुताबिक सीआरपीएफ के अब तक कुल 234 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, जिनमें से 2 जवान इलाज के बाद ठीक हो गए, जबकि 1 की मौत हो गई। कोरोना पॉजिटिव पाए गए सभी जवानों को होम क्वारंटीन कर दिया गया है। दिल्ली के खजूरी खास थाने में 6 पुलिसकर्मियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है वो कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल हैं, जिन्हें इलाज के लिए फौरन ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही थाने के 11 पुलिसकर्मियों को भी क्वारंटीन कराया गया। इसके अलावा जाफराबाद थाने के एडिशनल एसएचओ और एक पुलिसकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद पूरे थाने को सैनिटाइज करवा दिया गया।